Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my 6th lecture of anatomy of flowering plants. आज की वीडियो का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को। थैंक यू। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। The growth of the roots and stems in length with the help of apical meristem is called the primary growth. प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं? अगर रूट्स और स्टेम में ग्रोथ हो रही है लेकिन सिर्फ उनकी लंबाई में ग्रोथ हो रही है विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम की मदद से, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो रूट्स और स्टेम्स ग्रो कर रहे हैं सिर्फ लेंथ में, लंबाई में, वो भी किसकी मदद से? एपिकल मेरिस्टेम की मदद से। तो उस ग्रोथ को हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के अलावा बहुत से डाइकॉट प्लांट्स में क्या होता है कि उनका गर्थ भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं गर्थ क्या होता है, तो अगर इट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस अराउंड द ट्रंक। कोई ट्री है, उसका जो ट्रंक है उसके अराउंड अगर आप उसके अराउंड जो डिस्टेंस है अगर आप उसे नापोगे तो उसे गर्थ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ के अलावा बहुत से डाइकॉट प्लांट्स में क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी है कि उनकी गर्थ भी इंक्रीज होती है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जब गर्थ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है वो किससे रिलेटेड है? वो सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड है। The tissues involved in secondary growth are the two lateral meristem. जो tissues involved होते हैं secondary growth में जो tissues involved हैं वो दो lateral meristems हैं। फर्स्ट है vascular cambium और दूसरा है cork cambium। तो tissues जो कि secondary growth में involved है वो दो lateral meristems हैं, उनके नाम है vascular cambium and cork cambium। फर्स्ट है हमारा vascular cambium, the meristematic layer that is responsible for cutting off vascular tissues, xylem and phloem is called vascular cambium। तो जो meristematic layer होती है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? vascular tissue, xylem और phloem को कट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं vascular cambium। तो vascular cambium क्या करता है? जो xylem, phloem, vascular tissues हैं उन्हें ये क्या करता है? कट करता है, उन्हें ये कह सकते हैं निकाल देता है या कट कर देता है। यंग स्टेम में इट इज प्रेजेंट इन पैचेस। जब यंग होती है स्टेम तो ये पैचेस में प्रेजेंट होता है, पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक सिंगल लेयर के तौर पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और बाद में ये एक पूरी कंप्लीट रिंग बनाता है वैस्कुलर कैम्बियम। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, किस तरह से कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से वो बनती है, अब ये देख लेते हैं। डाइकॉट स्टेम्स में जो सेल्स होते हैं कैम्बियम का वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो डाइकॉट स्टेम्स जो हैं उनमें जो सेल्स हैं कैम्बियम के जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो मेडुलरी सेल्स जो मेडुलरी रेज हैं उनके जो सेल्स हैं जो कि इन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को एडजॉइन या जोड़ के रखती हैं, वो क्या होती हैं? वो बाद में मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, मतलब वो डिवाइड कर सकती हैं, मतलब उनके पास एबिलिटी आ जाती है डिवाइड करने की, और फिर वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इसकी वजह से फिर एक कॉन्टिन्यूअस रिंग कैम्बियम की फॉर्म होती है। तो सबसे पहले एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो फॉर्म हुआ, फिर जो मेडुलरी रेज के सेल्स हैं या मेडुलरी सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को एक साथ जोड़ रहे हैं, जो बाद में क्या हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनने के बाद क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूअस रिंग जो है कैम्बियम की वो बन जाती है। एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। अब कैम्बियल रिंग की क्या एक्टिविटी है? तो कैम्बियल रिंग जो है वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है? वो नए सेल्स को कट ऑफ करने लगता है, मतलब शुरू कर देता है नए सेल्स को कट करना, अंदर और बाहर दोनों तरफ। The cells cut off towards pith mature into secondary xylem, and the cells cut off towards periphery mature into secondary phloem. तो जो सेल्स पिथ की तरफ कट ऑफ होते हैं
ओके तो वो मैच्योर होते हैं सेकेंडरी जाइलम में, और जो सेल्स पेरिफेरी के तरफ कट ऑफ होते हैं ओके वो मैच्योर होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में। तो पिथ की तरफ अगर जो सेल्स कट ऑफ हो रहे हैं वो सेकेंडरी जाइलम में मैच्योर हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, और जो सेल्स पेरिफेरी के टुवर्ड्स कट ऑफ हो रहे हैं वो किसमें मैच्योर होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में। कैम्बियम जो है वो ज्यादा एक्टिव इनर साइड पे होता है देन ऑन दी आउटर, मतलब बाहर की साइड पे वो इतना एक्टिव नहीं होगा जितना वो इनर साइड पे एक्टिव होगा। As a result, the amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem and soon forms a compact mass. अब मैंने आपको बताया इनर साइड पे क्या हो रहा है, आपका ये ज्यादा एक्टिव हो रहा है ओके ज्यादा एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी जो जाइलम है वो सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उसका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होगा सेकेंडरी जाइलम का एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, और बाद में एक क्या हो जाएगा, एक कॉम्पैक्ट मास वो फॉर्म कर लेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम्स जो हैं वो ग्रेजुअली टूटते हैं, क्रश्ड होते हैं ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम है वो कंटिन्यूअसली बन रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसकी वजह से जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम्स हैं वो ग्रेजुअली क्या होते हैं, टूटते रहते हैं। प्राइमरी जाइलम जो है वो इंटैक्ट कम भी रह सकता है, ज्यादा भी इंटैक्ट रह सकता है इन और अराउंड द सेंटर, मतलब सेंटर में रह सकता है, सेंटर के अराउंड रह सकता है ओके तो प्राइमरी जाइलम जो है वो कम इंटैक्ट रह सकता है या फिर ज्यादा इंटैक्ट रह सकता है इन और अराउंड द सेंटर। At some places, the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial directions. कुछ जगहों पे क्या होता है, जो कैम्बियम है वो एक पतली सी बैंड बनाता है पैरेंकाइमा का, तो इट फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेंकाइमा जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होता है रेडियल डायरेक्शंस में, उसे हम कहते हैं मेडुलरी रेज। तो ये जो सेकेंडरी है बेसिकली क्योंकि ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को पास करके बना रहा है, तो इसे हम कहते हैं मेडुलरी रेज। तो कुछ जगहों पे कैम्बियम जो है वो एक पतला सा बैंड बनाता है पैरेंकाइमा का, जो कि किससे पास होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होता है रेडियल डायरेक्शंस में ओके मतलब रेडियल डायरेक्शंस आप समझ रहे हो, जैसे रेडियस होता है उस रेडियल डायरेक्शंस में वो पास होता है, और इन सेकेंडरी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स को मेडुलरी रेज। Now you can see the diagram secondary growth in a dicot stem. अब आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रही है डाइकॉट स्टेम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया आपका एपिडर्मिस, द आउटर लेयर, देन द कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, वास्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम एंड द सेंट्रल पोर्शन इज पिथ ओके यहाँ पे हमने देखा रखा है किस तरह से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट ओके देन मेडुलरी रेज आप यहाँ पे देख सकते हो, मेडुलरी रेज है, सेकेंडरी जाइलम है इसके नीचे, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग ओके तो मेडुलरी रेज मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, एक तरह से ये कैम्बियम जो है क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है नैरो बैंड ऑफ पैरेंकाइमा जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास कर रहा है ओके नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंगवुड एंड ऑटम। In the spring season, cambium is very active and produces a large number of xylary elements having vessels with wider cavities. Spring season में क्या होता है, जो कैम्बियम होता है वो बहुत एक्टिव होता है और वो बहुत ज्यादा xylary elements मतलब xylary elements जो xylem फॉर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा बना लेता है, जिनमें वेसल्स होते हैं और वेसल्स के साथ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा चौड़ी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। The wood formed during the season, अब इस सीजन के दौरान जो वुड फॉर्म होती है बनती है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और क्या बनाता है, बहुत ज्यादा जाइलरी एलिमेंट्स जो कि जाइलम फॉर्म करते हैं वो बनाता है, जिसमें क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होती है, बहुत वाइडर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो वुड है जो इस सीजन के दौरान बनती है इसे हम कहते हैं स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। विंटर में क्या होता है, कैम्बियम कम एक्टिव होता है और कुछ ही जाइलरी एलिमेंट्स बनाता है और जिनके पास बहुत नैरो वेसल्स, पतली वेसल्स होती हैं, तो इस वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड और लेट वुड। स्प्रिंग वुड जो होती है वो लाइटर होती है कलर में
लाइट होता है उसका कलर, और डेंसिटी भी कम होती है, जबकि ऑटम वुड जो है वो क्या होती है, बहुत डार्क होती है कलर में और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ये जो दो तरह की वुड्स हैं ये ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में इनका अरेंजमेंट होता है बेसिकली, या फिर अपीयरेंस जो है इनका ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ओके, ऑल्टरनेट मैनर में होता है, जैसे अगर एक रिंग आपकी स्प्रिंग वुड है तो सेकंड रिंग क्या होगी आपकी ऑटम वुड, फिर स्प्रिंग वुड, फिर ऑटम वुड। इस तरह से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ये दोनों वुड्स क्या है, ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में क्या होती हैं, ये अरेंज्ड होती हैं। तो फिर इस अरेंजमेंट को जब ये ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज्ड होती हैं तो ये क्या बनाती है, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग्स क्या देती है, एस्टिमेट एज ऑफ द ट्री, ट्री की कितनी एज है, कितना पुराना ट्री है, तो उसकी एज कितनी है। तो इस एनुअल रिंग्स के थ्रू हमें पता चलता है एस्टिमेट एज ऑफ द ट्री, कि ट्री कितना पुराना है, कितने साल का है, तो ये एनुअल रिंग्स के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट वुड एंड सैप वुड। अब जो पुराने ट्रीज हैं, जो ओल्ड ट्रीज हैं, उसमें जो ग्रेटर पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का वो बहुत डार्क ब्राउन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं या डिपोजिशन होता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इस वजह से वो बहुत डार्क ब्राउन कलर के दिखते हैं। तो ओल्ड ट्रीज में क्या होता है, जो ग्रेटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, ज्यादा हिस्सा सेकेंडरी जाइलम का होता है, तो वो डार्क ब्राउन होता है कलर में। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिपोजिशन होता है। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, कुछ एरोमेटिक सब्सटेंसेस। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इसे हार्ड बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स हैं उससे रेजिस्टेंट बनाते हैं। मतलब जो अब वो अटैक करें तो मतलब उनका वो अटैक नहीं कर सकते, मतलब वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं उसे हार्ड बना रहे हैं, ड्यूरेबल बना रहे हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो या फिर इंसेक्ट्स हैं उनका जो वो अटैक कर रहे हैं उससे वो उसको रेजिस्टेंट बना रहे हैं। इस रीजन में क्या होते हैं, डेड एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, इन्हें कहते हैं हार्ट वुड। ओके, तो इस रीजन में क्या होता है, डेड एलिमेंट्स होते हैं, और डेड एलिमेंट्स किसके साथ होते हैं, काफी इनकी जो वॉल्स होती है लिग्निफाइड होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, और इस वुड को हम कहते हैं हार्ट वुड। हार्ट वुड वाटर कंडक्ट नहीं कर सकती है, बट हाँ एक फंक्शन है जो ये देती है, वो है मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। तो स्टेम को जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो हार्ट वुड ही प्रोवाइड करती है, बल्कि ये वाटर या फिर मिनरल्स ये सब कंडक्ट नहीं करा सकती। जो पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, वो उसका कलर लाइट होता है और उसे हम कहते हैं सैप वुड। तो सेकेंडरी जाइलम का पेरिफेरल रीजन जो कि हल्का है कलर उसका, और उसे हम कहते हैं सैप वुड। और सैप वुड क्या करता है, वाटर को कंडक्ट कराने में या फिर मिनरल्स को कंडक्ट कराने में, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है फ्रॉम रूट टू लीफ। मतलब रूट से लीफ में पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, तो इसके लिए कौन इन्वॉल्व है, सैप वुड। Now second है हमारा cork cambium. As the stem continues to increase in girth due to the activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermis layers get broken and need to be replaced to provide new protective cell layers. अब stem जो है वो कंटिन्यूअसली जो उसका गर्थ है वो इंक्रीज करता जा रहा है, किसकी वजह से, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। तो जो आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर्स हैं, जो बाहर की कॉर्टिकल लेयर है और एपिडर्मिस लेयर है, वो टूट जाती है, और उन्हें रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए, नए प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स की जरूरत पड़ती है। Hence, sooner or later, another meristematic tissue called cork, cambium or phallogen develops. तो मतलब जल्दी भी हो सकता है, और बाद में क्या होता है, एक दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है जिसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन। इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ओके, तो ये डेवलप करना स्टार्ट करता है कॉर्क कैम्बियम या फिर फैलोजन कह सकते हो आप इसे, यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, और ये कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन क्या है, ये एक दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है।
फैलोजन जो होती है वो काफी लेयर्स मोटी होती है, वो किसकी बनी होती है, पतली थिन वॉल्ड, और इसके सेल्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। फैलोजन जो है वो सेल्स को कट ऑफ करती है दोनों साइड से। आउटर सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं कॉर्क में, या फिर जिसे हम फैलम कहेंगे, जबकि इनर सेल्स जो अंदर के सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फैलोडर्म में। कॉर्क जो है वो वाटर के इम्परवियस होता है, मतलब ये वाटर को पास करने नहीं देगा, पास होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सुब्रीन वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्सी कंपाउंड होता है सुब्रीन, ओके, जो कि क्या करता है, बेसिकली वाटर को पास होने नहीं देगा कॉर्क में, ये सेल वॉल में डिपॉजिट होता है। तो कॉर्क इम्परवियस है वाटर के, बिकॉज उसमें क्या है, सुब्रीन है, उसकी सेल वॉल में क्या है, एक सुब्रीन जो वैक्सी मटेरियल है वो डिपॉजिट रहता है, या डिपॉजिशन होता है उसकी सेल वॉल में, कॉर्क की सेल वॉल में, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है वो मतलब पानी जो है वो पास नहीं हो सकता। The cells of secondary cortex are parenchymatous. जो secondary cortex के cells होते हैं वो parenchymatous होते हैं, phalogen, phallum and phalloderm। अगर मैं इन तीनों को एक साथ बोलूंगी तो उसे हम कहेंगे पेरिडर्म। तो पेरिडर्म में क्या जाता है, phalogen, phallum and phalloderm। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो रेफर करता है सारे के सारे टिश्यूज को, जो कि किसके, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ जितने भी टिश्यूज हैं उनको रेफर करता है, देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यूज, बार्क जो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ टिश्यूज को, जैसे पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। और पेरिडर्म में मैंने आपको बताया था phalogen, phallum, phalloderm तीनों आ जाते हैं। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन, अगर सीजन में अर्ली फॉर्म कर रहा है बार्क तो उसे हम अर्ली या सॉफ्ट बार्क करेंगे, सॉफ्ट बार्क कहेंगे। अगर सीजन के एंड में या फिर लेट अगर ये फॉर्म कर रहा है तो उसे हम हार्ड बार्क कहेंगे। कुछ रीजन्स पे फैलोजन जो है वो कट ऑफ करता है कुछ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स को। तो जो क्लोजली अरेंज है पैरेन्काइमेटस सेल्स उनको फैलोजन क्या करता है, कट ऑफ करता है। ऑन द आउटर साइड, बाहर की साइड, इंस्टेड ऑफ कॉक सेल्स, तो बाहर की साइड कॉक सेल्स को काटने के बजाय वो क्या करता है, बेसिकली वो पैरेन्काइमेटस सेल्स को कट ऑफ करता है। तो उसे कॉक सेल्स की जगह वो किसको काटता है, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स को काटता है। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है ये जल्दी से फिर क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। The epidermis forming a lens-shaped openings called lenticels। अब ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये बहुत जल्दी रप्चर हो जाते हैं। फिर ये जो एपिडर्मिस है ये क्या फॉर्म करता है, ये एक लेंस की शेप की ओपनिंग को फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं लेंटिसेल्स। Now you can see the diagram of lenticel and bark। lenticel में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बाहर एपिडर्मिस दिखाया हुआ था, ओके मैंने यही बताया था इसमें कि एक लेंस शेप्ड ओपनिंग आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो एपिडर्मिस में, ओके एपिडर्मिस में सबसे ये ओपनिंग सी आ जाती है, ओके जिसे हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स देख सकते हो आप यहाँ पे, कॉर्क कैम्बियम देख सकते हो, सेकेंडरी कॉर्टेक्स देख सकते हो, और सिंपल आप देख सकते हो, आपने ऑब्वियसली ट्रीज देखे होंगे तो आप ये देख सकते हो ये वाला जो रीजन है, ओके इसे हम कहते हैं बार्क, बार्क ऑफ द ट्री। नाउ थर्ड है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। रूट्स में किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, डाइकॉट रूट पे वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो कंप्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, और ये किससे ओरिजिनेट करता है, ये जो फ्लोएम बंडल्स के नीचे जो टिश्यू लोकेटेड होते हैं उससे निकलता है, ओरिजिनेट करता है। अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू, एक पेरिसाइकल टिश्यू के पोर्शन से, और जो प्रोटोजाइलम है उसके ऊपर वाला जो है रीजन अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेवी रिंग व्हिच लेटर बिकम सर्कुलर। तो ये कहां से निकलता है, ये उस टिश्यू से निकलता है जो कि फ्लोएम बंडल्स के जस्ट नीचे है, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू, ओके पेरिसाइकल टिश्यू के पोर्शन से, और जो प्रोटोजाइलम के ऊपर वाला रीजन है जो कि एक कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस वेवी रिंग फॉर्म करता है, जो कि बाद में क्या बन जाता है, सर्कुलर। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टेम्स और रूट्स
जिम्नोस्पर्म्स की स्टेम्स और रूट्स में होते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में. हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलेडन्स. सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोटिलेडन्स में नहीं होती है. सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट्स में होती है. और सेकेंडरी ग्रोथ also occurs in stems and roots of gymnosperms. Gymnosperms की stems and roots में भी आपको secondary growth देखने को मिल सकती है. Now you can see the diagram of different stages of the secondary growth in a typical dicot shoot. So आज के वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. I hope आपको वीडियो समझ में आई हो. Thank you for watching. And please subscribe my channel for more videos. Thank you.